हेलो दोस्तों। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम मीडियम देखते हैं कि कौन कौन सी मीडियम होते हैं। तो हम मुख्य रूप से 3 मीडियम को डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला इसमें होता है संख्या बहुत ही कम होती है, मतलब नहीं न के बराबर होती है। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट में इंसुलेटर का कोई यूज नहीं होता है। सिर्फ इसका यूज जो होता है वो सेफ्टी और इंसुलेशन के पर्पज से किया जाता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसमें बिजली नहीं आ सकती है। तो हम सेफ्टी और इंसुलेशन के लिए इसका यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल है रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ड्राईवुड और सिरेमिक मटेरियल। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैटर होता है वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मशीन वायरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य रूप से एग्जाम्पल जो है वो कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर और गोल्ड होता है। खासकर हमारे यहाँ जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तीसरे तरह के जो मैटर होते हैं वो सेमीकंडक्टर मैटर होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिमिटेड होती है, न बहुत ज़्यादा होती है और न बहुत कम होती है। तो अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कम चाहिए होता है या इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करना होता है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है। इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो मीडियम होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, चिप और कंप्यूटर या लैपटॉप के प्रोसेसर में। सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला एलिमेंट वो सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन को सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। मतलब कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई बाई टी। एन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और ई जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू जो होता है वो क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो अगर हम क्यू की वैल्यू 1 कूलम लेते हैं, क्यू की वैल्यू अगर 1 लेते हैं और एन की वैल्यू हम देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 कूलम चार्ज के लिए, मतलब 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻90। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि 1 कूलम चार्ज के लिए किसी पॉइंट पे 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तब जा करके 1 कूलम चार्ज होगा। हम देखते हैं वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज पर यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना वर्क किया जाता है वो वोल्टेज कहलाता है। वोल्टेज का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। अगर हम Q की वैल्यू 1 कूलम लेते हैं और W की वैल्यू एक जूल लेते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट आता है। हम वोल्टेज को समझने के लिए 2 बीकर लेते हैं, एक को थोड़ा ज़्यादा हाइट पे रखते हैं और दूसरे को उससे नीचे कम हाइट पे रखते हैं और इन दोनों को एक पाइप के साथ जोड़ देते हैं और एक ऊपर वाले बीकर है उसमें हम पानी भरते हैं। तो अब पानी भरने से जो वाटर का फ्लो है वो नीचे की ओर फ्लो होने लगता है। जैसे हम वाटर का लेवल बढ़ाते जाते हैं, जितना बढ़ाते हैं
उतना इसका प्रेशर बढ़ता है और फ्लो जो होता है वाटर का बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगता है। जितना ज़्यादा हम वाटर बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा फ्लो बढ़ता जाता है क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे कंडक्टर में देखेंगे, उसी तरह से हम यहाँ कंडक्टर में देखते हैं। यहाँ पे वोल्टेज को हम एक प्रेशर की तरह एज्यूम करते हैं और करंट जो होता है वो करंट जो होता है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को हम समझेंगे। मतलब मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहे हैं। तो यानी कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा और उतना ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जिस वजह से करंट और किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उसी सर्किट में हम वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है? तो ओम्स एक साइंटिस्ट थे, तो इनसे पहले सर्किट था उसमें हम कुछ वोल्टेज देते थे और उसका पता ही नहीं चलता था कि कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ओम्स से पहले वोल्टेज और करंट में कोई रिलेशन ही नहीं पता था। बस इतना पता था कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो ओम्स ने एक अपना लॉ दिए, इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट उस सर्किट की पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्किट में जो करंट है उस सर्किट के वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर वोल्टेज जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक, अब आर आई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू के इंटू वी। आई इक्वल टू के की वैल्यू जो है 1 आर इंटू वी। के जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आर जो है वो आर कंडक्टर की रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो हमारा इक्वेशन ऐसे निकल के आएगा, आई इंटू आर इक्वल टू वी, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है। इसमें आर जो है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, आई करंट है, वी वोल्टेज है। तो इन्होंने ये इक्वेशन दिया, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि पूरी सर्किट में ओम्स लॉ लागू होता है। जहाँ वोल्टेज पता है, करंट नहीं पता है और रेजिस्टेंस पता है तो हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। करंट पता है, वोल्टेज नहीं पता है, रेजिस्टेंस है पता है तो हम वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। ये रेजिस्टेंस जो होता है ये अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि कॉपर का कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस अलग होता है, एल्यूमिनियम का कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस अलग होता है, सिल्वर का कंडक्टर है, आयरन का कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये कंडक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ये रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में अगर ज़्यादा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कम होगा, मतलब कि करंट फ्लो कम होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। यानी किसी भी कंडक्टर में जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही उसमें करंट कम फ्लो होगा। हम ओम्स लॉ से देखे थे। अब किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर लेंथ अगर ज़्यादा है उस कंडक्टर की तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ अगर कम करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। उसी तरह अब उस कंडक्टर का एरिया रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जस्ट उल्टा। तो हम एक इक्वेशन निकालते हैं, R इज इक्वल टू के एल बाई ए। के जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, के की वैल्यू रो एल बाई ए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो जो होता है वो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है, इसका यूनिट ओम मीटर होता है। रेजिस्टिविटी होती है वो अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि आयरन की रेजिस्टिविटी
0 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर होता है। उसी तरह कॉपर की रजिस्टिविटी 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। और एल्यूमिनियम की हम रजिस्टिविटी देखते हैं तो 2.82 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है।